नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण खंड से संधि प्रकरणम, जहां हम देख रहे हैं विसर्ग संधि। तो आप सभी ने संधियां पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? स्वर संधियों के सभी भेद पढ़ लिए हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। व्यंजन संधि में हमने व्यंजन संधि के 14 नियम देख लिए हैं, हालांकि इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। और अब हम देखने जा रहे हैं विसर्ग संधि। तो आपके पास कई वीडियोस मौजूद हैं हमारे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको संधि के अनेक वीडियो मिलेंगे, जिसमें से कुछ बोर्ड वाले वीडियोस हैं जो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किए हैं, कुछ थोड़े अच्छी क्वालिटी में वीडियो हैं जिनमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। उनकी हमने अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, जिसमें स्वर संधि के टोटल 7 वीडियोज़ हैं, जिसमें पहले में संधि के बारे में बताया है, बाकी 6 में जो है स्वर संधि के अलग अलग भेदों को हमने एक्सप्लेन किया है, 6 भेदों को। उसके बाद हमने व्यंजन संधि के वीडियोज़ बनाए, 2 वीडियो 2 पार्ट में बनाए, तो टोटल 7 और 2 हो जाते हैं 9। अब 10वां वीडियो ये बनने जा रहा है विसर्ग संधि का। यहाँ पर हमारी संधि कंप्लीट हो जाएगी, संधि का पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा। ये सारे वीडियोज़ आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे, आप चेक कीजिएगा, वहाँ आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यानी हमारा संधि प्रकरणम, संधि का हिस्सा आज पूरा होने जा रहा है। इसके साथ साथ आप चैनल पर समास की भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पर समास पूरे हो गए हैं। तो चलिए आइए हम विसर्ग संधि की शुरुआत करते हैं। तो विसर्ग संधि में सबसे पहले हम नियम देखते हैं। आपकी बुक में संस्कृत में नियम लिखा हुआ है, आप यहाँ हिंदी में नियम देख सकते हैं। विसर्ग संधि का नियम है कि जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर कोई विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। कहने का तात्पर्य है कि विसर्ग का मेल होता है स्वर या व्यंजन से, यानी प्लस के पूर्व में विसर्ग होता है और प्लस के बाद स्वर या व्यंजन होता है। जो बीच में प्लस का चिन्ह होता है ना, उससे पहले होना चाहिए विसर्ग, और बाद में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो चल जाएगा। तो ये इसका रूल है। अब विसर्ग होता क्या है? विसर्ग होता है जो आह की हम बिंदियाँ देखते हैं, वो बिंदियाँ विसर्ग कहलाती हैं। चलिए अब नियम नंबर हम 1 की शुरुआत करते हैं। पहला नियम देखते हैं। विसर्ग के बाद यदि चा अथवा छा वर्ण आए, जो विसर्ग की बिंदियाँ हैं उनसे उनके बाद में अगर चा या छा वर्ण आ जाए तो विसर्ग जो है वो श में बदल जाता है। जैसे बालह धन चलती तो हो जाएगा बालश चलती, भानु धन चलती तो हो जाएगा भानुष चलती, रामः धन च रामश्च, निहि धन चलः निश्चलः, निहि धन छलः निश्चलः। तो आपने देखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विसर्ग के बाद आपको चा अथवा छा दिखाई देगा। तो जब विसर्ग के बाद चा अथवा छा हो तो सीधी सी बात है, विसर्ग जो है हमारा श में बदल जाता है। चलिए अब नियम नंबर हम 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि विसर्ग के बाद ये ता या था के आने पर विसर्ग जो है स में बदल जाता है। जैसे नमः धन ते तो नमस्ते, निहि धन तार तो निस्तार, दुह धन तरह दुस्तरह, दुह धन थलह दुस्थलह, यशः धन तनोति यशस्तनोति, मरुहु धन थलह मरुस्थला। विसर्ग के बाद ता या फिर था आएगा तो विसर्ग किस में बदल रहा है? स में। ये होता है हमारा नियम नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद आता है हमारा नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में क्या कहा गया है कि विसर्ग के बाद ट या ठा वर्ण आ जाए या फिर क आ जाए, और इसके साथ साथ पा भी आ सकता है, फा भी आ सकता है। यहाँ पे नियम पूरा नहीं लिख पाए तरीके से, मैं आपको एक बार बोल देता हूँ कि विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ ये वर्ण अगर आ जाते हैं तो होता क्या है, विसर्ग जो है वो श षटकोण में बदल जाता है। जैसे कि दुह धन कर्म दुष्कर्म, धनु धन टंकार धनुष टंकार, निहि धन कंटक निष्कंटक, निहि धन कलंक निष्कलंक, और निहि धन फल निष्फल। इस प्रकार से यहाँ पर ये नियम नंबर 3 भी पूरा हो जाता है, इसमें श षटकोण में बदलेगा। अब हम देखते हैं कि यदि विसर्ग के बाद स श या श तीनों सा में से कोई सा भी श सा श श आ जाए तो विसर्ग या तो बदलता नहीं है या फिर उसका हम क्या करते हैं, उन तीनों सा श श में से किसी में भी बदल देते हैं। ये 2 तरीके से होता है। जैसे निहि धन संदेह तो निस्संदेह हो जाएगा या निहि संदेह हो जाएगा, दुह धन शासन तो दुशासन हो जाएगा या दुहु शासन हो जाएगा। 2 तरीके से आप इसको लिख सकते हो। दुह धन साहस
या तो दुस्साहस लिख सकते हो या दुस्साहस लिख सकते हो। ये 4 नियम यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नियम नंबर 5वां है। तो नियम नंबर 5 में क्या कहा गया है कि यदि विसर्ग से पहले आ हो, छोटा आ, और विसर्ग के बाद छोटा आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर वर्ण हो, छोटा आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग से पहले छोटे आ का स्वर होना चाहिए और विसर्ग के बाद छोटे आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो तो विसर्ग का कुछ नहीं होता, लोप हो जाता है और वैसा के वैसा ही लिख देते हैं। जैसे सूर्यः धन उदेति तो सूर्य उदेति, रामः धन आगच्छति तो राम आगच्छति, चंद्रः धन उदेति तो चंद्र उदेति, बालः धन आगच्छति तो बाल आगच्छति, कृष्णः धन आगच्छति होगा तो कृष्ण आगच्छति। मतलब कहने का तात्पर्य सीधा सा इतना है कि विसर्ग के पहले यदि छोटे आ का स्वर हो और विसर्ग के बाद छोटे आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो तो विसर्ग जो है वो लुप्त हो जाता है, विसर्ग नहीं बचता और दोनों शब्दों को हम ऐसे ही अलग अलग लिख देते हैं। ये हमारे 5 नियम कंप्लीट हो जाते हैं। 6वां नियम हम देखते हैं। 6वां नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले छोटा आ और विसर्ग के बाद छोटा आ हो, क्या कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले भी छोटा आ हो और विसर्ग के बाद भी छोटा आ हो, यानी प्लस का चिन्ह जहाँ लगा है और उससे पहले जो विसर्ग लगा है उसके पहले छोटा आ होना चाहिए और प्लस के चिन्ह के बाद में भी छोटा आ होना चाहिए। तो होता क्या है, पहले वाला जो छोटा आ है वो ओ में बदल जाता है और बाद वाला जो छोटा आ है वो अवग्रह के निशान में बदल जाता है। अवग्रह का निशान आप देख सकते हैं, ऐसे लगता है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर विसर्ग के पहले छोटा आ है और विसर्ग के बाद प्लस लगा है उसके बाद फिर छोटा आ है तो पहले वाला जो छोटा आ है वो ओ में बदलेगा, क्षमा कीजिएगा, पहले जो विसर्ग है वो ओ में बदलेगा, विसर्ग ओ में बदलेगा, ध्यान रखिएगा, विसर्ग ओ में बदलेगा और जो बाद का छोटा आ है वो अवग्रह में बदलेगा। जैसे सह धन अपि तो सोपि, सह धन अस्ति तो सोस्ति, कह धन अपि तो कोपि, रामः धन अपि रामोपि, सह धन अयम सोयम, शिवः धन अहम शिवोहम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम, तो कुछ नहीं होता इसका उच्चारण, पिछले वाले स्वर को हम थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं। जैसे सह धन अपि है तो सोपि, कुछ नहीं है, ये अवग्रह का निशान नहीं उच्चारित करना। कुछ बच्चे इसको डा बोलते हैं, डा पढ़ते हैं, ये डा नहीं है, अवग्रह है, यानी इसमें पिछला वाला स्वर लंबा खिंच जाता है। जैसे सह धन अस्ति सोस्ति, कह धन अपि कोपि, रामः धन अपि रामोपि, सह धन अयम सोयम, शिवः धन अहम शिवोहम। पिछले स्वर को हम लंबा खींच देते हैं, ओ के स्वर को, ये होता है। अब आप कहेंगे ये वाला तो सेम टू सेम एग्जांपल्स जो है पूर्व रूप स्वर संधि में भी आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, तो पूर्व रूप स्वर संधि में भी आते हैं। फिर आप कौन सा लिखेंगे, यदि आपके ऑप्शन में विसर्ग संधि दिया होगा तो पूर्व रूप स्वर संधि नहीं होगा और पूर्व रूप स्वर संधि ऑप्शन में होगा तो विसर्ग संधि नहीं दिया होगा, है ना। तो दोनों में से कोई सा भी आप आंसर चुन सकते हैं, दोनों में से एक ही देंगे ऑप्शन में। चलिए, इसके बाद हम लास्ट नियम पे आते हैं, नियम नंबर 7 पर। नियम नंबर 7 कहता है कि यदि विसर्ग से पहले छोटे आ बड़े आ वर्ण को छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण हो, यानी विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यानी कि गा घा ड़ा, जा झा इया, डा ढा णा, दा धा ना, बा भा मा, ये हो, अथवा यारा ला वा हा हो तो विसर्ग जो है रा में बदल जाता है। ठीक है, इतने नियम है, ये नियम है आपका, इतना बड़ा है, इसको आप देख लो अच्छे से कि विसर्ग से पहले छोटे आ और बड़े आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर वर्ण हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर यारा लावा हा हो तो विसर्ग केवल रा में बदल जाता है। जैसे दुह प्लस लभा तो विसर्ग रा में बदलेगा, आधे रा में, आधा रा ला के ऊपर पहुंचेगा, दुर्लभा। ऐसे ही दुह धन आत्मा दुरात्मा, यहाँ पर आधा रा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्वर मिल गया बड़े आ का तो रा पूरा बन गया, दुरात्मा। गुरोहो धन आदेश तो गुरो रादेश, रा में बड़े आ का स्वर मिल गया। वधू धन एषा वधूरेशा, भानु धन उदेति भानु रुदेति, निधन धना निर्धना, निधन जना निर्जना, दुधन जना दुर्जना, दुधन गमा दुर्गमा। यहाँ सब आधे रा बनेंगे क्योंकि यहाँ स्वर नहीं है इनको पूरा बनाने के लिए। निधन वस्त्र निर्वस्त्र, निधन मक्षिकम निर्मक्षिकम, और आधा रा हमेशा कहाँ पहुँचता है, अगले अक्षर के ऊपर। इस प्रकार से ये सारे नियम कंप्लीट होते हैं विसर्ग संधि के। बहुत बहुत धन्यवाद।